हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हो द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो से ना हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। तो इंस्टीट्यूट कभी कभार इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर अटेम्प्ट में आए, पर बहुत ही इजी, बहुत 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 ज़्यादा इजी टॉपिक है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में तो हम आपको हमेशा ही डिटेल्स किसी न किसी क्वेश्चन में दी हुई रहती है। फाइनल अकाउंट्स में भी रहता है, कभी कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रायल बैलेंस में भी हो सकता है। तो इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये एक ट्रेड इंस्ट्रूमेंट है, ये कैसे यूज़ होता है बिजनेस में, ये सारी चीज़ों की जानकारी अगर आपको एज एन अकाउंटेंट नहीं होगी तो ये काफ़ी मतलब क्या कहते हैं कि ठीक बात नहीं है। जानकारी होनी चाहिए, इसलिए सी इंस्टीट्यूट ने इसको सिलेबस में डाला है, ठीक है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है, बहुत इजी है। अगर अकाउंटेंसी क्लास 5-6 में पढ़ाया जाता ना, तो ये टॉपिक जो है ना क्लास 5 या 6 में होता है, इतना इजी है। तो अगर आपके एग्जाम में आ गया तो सोच लेना कि आप बहुत लकी हो, क्योंकि ये आपको बिना ज़्यादा मेहनत के पूरे नंबर दे के जाएगा। और गलती होने के चांसेस भी जनरली यहाँ पर होते नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो चलो इस टॉपिक को जो है डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्क्रीन पे आपको दो लोग दिखाई दे रहे होंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो मान लो ये जो पहले वाला इंसान है ना, इसका नाम है मिस्टर ए, और ये जो दूसरा वाला इंसान है इसका नाम है मिस्टर बी, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ गुड सेल किए। क्या किया? एक सेल किया। एक सेकेंड। एक सेल किया, कितने का? 1 लाख रुपए का, ठीक है ना। हम अपने फिगर्स को थोड़ा सिंपल रखेंगे। 1 लाख रुपए का सेल किया, और सेल करते ही वो मिस्टर बी से बोला कि लाओ मेरे पैसे दो, 1 लाख रुपए मुझे दो। इससे मिस्टर बी थोड़ा सा परेशान हो गया और कहने लगा कि अरे भाई मिस्टर ए, सुनना, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बाद में दूंगा तो चलेगा क्या? तो मिस्टर ए एक बार तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि कैसा बंदा है यार, माल खरीद के पैसे नहीं दे रहा है। पर आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ज्यादातर जो ट्रेड होती है, इंडिया क्यों, वर्ल्ड की बात कर लो ना, ज्यादातर जो ट्रेड होती है ना, जो लार्ज स्केल में होती है, रिटेल लेवल पे अगर आप छोड़ भी दो, होलसेल लेवल पे जो भी ट्रेड होती है वो ज्यादातर उधारी में ही होती है, 90% उधारी में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिस्टर बी कह रहा है कि पैसे बाद में ले लेना। अब मिस्टर ए का मन तो है कि मिस्टर बी से कहे कि जा, मुझे तुझे माल नहीं बेचना, पैसा वैसे है नहीं, आ गया माल खरीदने। लेकिन मिस्टर ए भी क्या करे भाई, बिजनेस है, कस्टमर को नाराज तो नहीं कर सकता, भेजना ही पड़ेगा। अब उसको भी पैसों की जरूरत है मिस्टर ए को, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि उसको मिस्टर बी पे उतना भरोसा नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा डीलिंग्स इसकी होती नहीं है। मिस्टर ए जो है, इसकी ज्यादा मिस्टर बी से डीलिंग्स होती नहीं है, तो इसको इसकी क्रेडिबिलिटी पे थोड़ा सा शक भी हो सकता है कि 1 लाख रुपए का माल बेचा है, अगर ये मेरा माल लेके उड़ गया तो, अगर इसने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा। तो उस केस में कभी कभी मिस्टर ए क्या कर सकता है, मिस्टर ए बोल सकता है कि मिस्टर ए क्या करेगा, वो एक कागज का टुकड़ा लेगा, ठीक है ना, वो एक पेपर लेगा और उसमें लिखेगा लिखेगा कि मिस्टर बी सुन, आज से ठीक 1 महीने बाद तू मेरे को 1 लाख रुपए देगा, ठीक है। क्या लिखेगा मिस्टर ए? सुन मिस्टर बी, मिस्टर बी का नाम लिखेगा, उसके नीचे लिखेगा आज से ठीक 1 महीने बाद तू मेरे को 1 लाख रुपए देगा। और मिस्टर बी को बोलेगा कि ले साइन कर इस पे, साइन कर इस कागज पे। तो मिस्टर बी बोलेगा साइन करूं? हाँ साइन तो करना पड़ेगा भाई, पैसे अभी नहीं दे रहे हो, कम से कम इस कागज पे साइन करके गारंटी तो दो कि 1 महीने बाद पैसे दोगे। तो क्या होगा, यहां पर एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, ठीक है। एक कागज का टुकड़ा लिया जाएगा और इस पे यहां पर लिखा जाएगा टू मिस्टर बी, ठीक है। ऐसे करके यहां पर लिखा रहेगा पे मी ₹1 लाख आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। ऐसे करके फिर मिस्टर ए जो है वो यहां पर साइन कर देगा, ठीक है, ऐसे साइन कर देगा। और मिस्टर बी से बोलेगा, मिस्टर बी के हाथ में एक कागज देगा और मिस्टर बी को बोलेगा कि चलो तुम आज जो है इसमें एक्सेप्ट करो। तो मिस्टर बी क्या करेगा, वो अपना पेन लेगा और यहां पर लिखेगा ठीक है चल भाई, माल खरीदा है तुझसे, 1 महीने बाद तो तुझको पैसे देने ही है, तो लिख देता हूं कागज में, एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो मिस्टर बी क्या लिखेगा उसमें, एक्सेप्टेड, ठीक है, और अपना साइन कर देगा मिस्टर बी, और डेट वगैरह जो है वो डाल देगा। तो ये जो कागज का टुकड़ा आप देख रहे हो ना, इसमें देखो क्या है, सबसे पहले समझो कि इसमें एक ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑर्डर, ऑर्डर कौन दे रहा है? ये जो बंदा है मिस्टर ए, ये एक ऑर्डर दे रहा है। किस बात का ऑर्डर दे रहा है? क्या ऑर्डर दे रहा है? वो ये बोल रहा है कि मिस्टर बी को बोल रहा है कि तुम मुझे 1 महीने बाद 1 लाख रुपए देना, तुम मुझे 1 महीने बाद 1 लाख रुपए देना। ये क्या है? ये एक ऑर्डर है।
ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये कोई प्रॉमिस नहीं है, ये एक ऑर्डर है। ठीक है, किसको ऑर्डर दे रहा है? मिस्टर बी को। और मिस्टर बी क्या कर रहा है? मिस्टर बी बोल रहा है कि ठीक है, आपने जो ऑर्डर दिया वो मैं मानता हूं, क्योंकि उसने यहां पर एक्सेप्टेड लिख के साइन कर दिया आपने। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या होता है? देखो, आजकल की जो बिजनेस की दुनिया है, यहां पर ज्यादातर ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? क्रेडिट में होते हैं। ठीक है, बिजनेस के वर्ल्ड में ज्यादातर ट्रांजैक्शंस क्रेडिट में होते हैं, ट्रस्ट पे चलती है बिजनेस। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ना ट्रस्ट पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखो बिजनेस जो है ना, उसमें रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो बहुत सारे केसेस में देखो, हर कोई तो अच्छा बंदा होता नहीं है, कुछ कुछ लोग थोड़े से लिचर टाइप के भी होते हैं, माल खरीदते हैं, पैसा बिना दिए भाग जाते हैं। तो उन केसेस में सेलर को थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाए, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट हो कि हाँ, इस बंदे ने मेरे से उधारी में माल खरीदा है, ठीक है, और इसको मुझे इतने दिन बाद पैसे देने हैं। हो सकता है कि माल खरीदा, हो सकता है माल नहीं भी खरीदा हो, किसी और कारण से भी अगर मिस्टर बी को मिस्टर ए को पैसे देने हैं, तो उस केस में भी वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके मिस्टर बी से एक्सेप्ट करवा सकता है। तो अब कुछ वर्ड्स मैंने यूज कर दिए, उस पर ध्यान देना। मिस्टर ए जो है ना, उसने ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, ये कागज के टुकड़े पर ऑर्डर जो लिखा है वो किसने लिखा है? ये कागज का टुकड़ा बनाया किसने? मिस्टर ए ने। ठीक है, अभी आप कुछ नोट मत करना, मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल ध्यान से एक एक वर्ड बिल्कुल ब्रेन को खोल के सुनना। ओके, ये जो कागज का टुकड़ा है जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोल रहे हैं, इसको लिखा किसने? इसको लिखा मिस्टर ए ने। तो लिखने को लीगल लैंग्वेज में या अकाउंटिंग लैंग्वेज में आप बोल लो, फाइनेंस की भाषा में कहते हैं ड्रॉ करना, बिल ड्रॉ करना। ठीक है, तो मिस्टर ए जो है, इसका एक और नाम आप बोल सकते हो, ही इज द ड्रॉवर ऑफ द बिल। क्या हो गया? ड्रॉवर। ठीक है, क्योंकि इसने बिल ड्रॉ किया है। मिस्टर बी ने क्या किया है बोलो तो? मिस्टर बी ने बिल को एक्सेप्ट किया है। मिस्टर बी ने बिल को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि बिल में जो भी ऑर्डर है, बिल में ये जो बात लिखी गई है, पे मी ₹1,00,000 आफ्टर 1 मंथ, ये क्या है? ये एक ऑर्डर है। ये ऑर्डर कौन दे रहा है? मिस्टर ए दे रहा है। किसको दे रहा है? मिस्टर बी को। और मिस्टर बी ने क्या किया? इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर बी ने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। तो मिस्टर बी जो है ना, ये आप इसको बोल सकते हो एक्सेप्टर। ठीक है, साथ ही इसको ड्रॉई भी बोला जाता है। ठीक है, एक्सेप्टर या ड्रॉई। ओके, अब मिस्टर ए हो गया ड्रॉअर, मिस्टर बी हो गया एक्सेप्टर या ड्रॉई। ठीक है, ये दोनों पार्टीज आपको पता चल गई बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अब मिस्टर ए रुक सकता है 1 महीने तक। 1 महीने बाद जब मिस्टर बी के पास ये कागज ले जाएगा, ये क्या होता है एक्चुअली, देखो सिस्टम क्या है कि मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया, ठीक है, ये मिस्टर बी के पास भेजा, या अगर पास में खड़ा है तो उसको हाथों हाथ दिया। मिस्टर बी ने बिल पे साइन किया, और फिर क्या करेगा? साइन करते ही मिस्टर बी क्या करेगा? बिल को रिटर्न कर देगा मिस्टर ए को। बिल को रिटर्न कर देगा। ध्यान से समझो, फिर से एक बार बोलता हूं। मिस्टर ए एक सफेद कागज का टुकड़ा लेगा, उस पर लिखेगा, ए मिस्टर बी सुन, आज से ठीक 1 महीने या 2 महीने जो भी इन दोनों के बीच में तय हुआ है, उतने दिनों बाद तू मेरे को 1,00,000 रुपए देगा। ठीक है, 1,00,000 रुपए देगा। ये कागज का टुकड़ा जैसे वो लिख देगा मिस्टर ए, उसके बाद वो किसको दे देगा? मिस्टर बी को। मिस्टर बी को ये कागज का टुकड़ा दे देगा। मिस्टर बी उसको पढ़ेगा, उसको देखेगा कि अरे इसमें तो ए ने लिखा है मुझे 1,00,000 रुपए देने के लिए 1 महीने बाद। तो उसको इस बात से कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने उससे 1,00,000 का माल खरीदा है। तो वो क्या करेगा? उसमें साइन कर देगा। ठीक है भाई, मैं मानता हूं, एक्सेप्टेड लिख के साइन करेगा। ठीक है, साइन करने के बाद मिस्टर बी वो बिल लौटा देगा मिस्टर ए के पास। यानी कि बिल रहता किसके पास है? ड्रॉअर के पास। बिल ड्रॉ किया था ड्रॉअर ने, उसने भेजा ड्रॉई के पास या एक्सेप्टर के पास। ठीक है, और क्या कहते हैं, एक्सेप्टर ने उस पर एक्सेप्ट किया या ड्रॉई ने उस पर एक्सेप्टेड लिखा, अपना साइन किया, और फिर वापस बिल भेज दिया किसको? मिस्टर ए। ओके, अब यहां पर इस ट्रांजैक्शन में एक चीज समझना, मिस्टर ए जो है, जो बिल ड्रॉ करता है, वो क्रेडिटर है। ठीक है, वैसे तो आप समझ ही गए हो, फिर भी मैं लिख देता हूं। मिस्टर ए क्या है? क्रेडिटर, क्योंकि इसको पैसे मिलने थे। और मिस्टर बी क्या है? ये है डेटर, इसको पैसे देने थे। ओके, तो ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ फीचर्स होते हैं। अब देखो, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो डॉक्यूमेंट है, ये ट्रेड प्रैक्टिस में ना बहुत कॉमनली यूज होता है, बहुत कॉमन। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बिल ऑफ एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब इसको मान्यता देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये इन्हीं दोनों के बीच में वैलिड है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर कभी मिस्टर बी पैसे देने से मना कर देता है ना, या मुकर जाता है कि नहीं दूंगा, जा पैसे, क्या कर लेगा, जा 1 महीना बाद
ये मान लो मिस्टर ए बिल लेके मिस्टर बी के पास गया, बोला था कि देख 1 महीना बाद यहाँ पर देने का बात लिखा हुआ था, दे पैसे 1 लाख रुपए। मिस्टर बी बोला कि नहीं दूंगा, जा क्या कर लेगा। तो उस केस में मिस्टर ए जो है लीगल जो रेमेडीज जो है ले सकता है, वकील के पास जा सकता है, अदालत में जा सकता है और अपने पैसे मिस्टर बी से निकलवा सकता है। तो ये पक्कम पक्का एक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट हो गया है जिसके थ्रू आप मतलब ये क्या कहते हैं उसको, आप ये प्रूव कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि आप ये प्रूव कर सकते हो कि आपको मिस्टर बी से 1 लाख रुपए लेने। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखो ये जो डॉक्यूमेंट है, मैंने बोला कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसको रिकॉग्नाइज करती हैं। अब मान लो कि मिस्टर ए जो है इसने मिस्टर बी को कह तो दिया कि ठीक है चलो तुम 1 महीने बाद मुझे पैसे दे देना, पर इस बंदे को अभी ही पैसों की जरूरत है, अभी पैसों की जरूरत है। तो ये क्या कर सकता है ना, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज आप यहां पर देख रहे हो इसको लेके ये जा सकता है बैंक के पास। तो मान लो यहां पर पिक्चर में एक थर्ड चीज आ गई, एक थर्ड एंटिटी आ गई, वो है बैंक। मैं यहां पर बैंक बना देता हूं। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छा नहीं बना सकता। तो ये हो गया हमारा बैंक। अब मिस्टर ए जो है ये गया बैंक के पास और बैंक को जाके बोला देखो बैंक, मेरे पास ना एक 1 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज है, इस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले ना मुझे 1 महीने बाद मिस्टर बी से 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो बैंक बोला दिखाओ दिखाओ भाई, कैसा कागज है दिखाओ। हाँ बात तो सही है भाई, इसमें तो लिखा हुआ है कि तुमको 1 महीने बाद 1 लाख रुपए मिलेंगे मिस्टर बी से, तो क्या चाहिए बताओ। बैंक वाले ने पूछा, तो मिस्टर बी ने बोला कि इसके बदले मुझे थोड़े पैसे दे दो ना, इसके बदले मुझे 1 लाख रुपए दे दो, तुम 1 महीने बाद जाके मिस्टर बी से पैसे ले लेना। तो बैंक बोला कि ठीक है अच्छी बात है, मैं पैसे तो आपको दे दूंगा पर 1 लाख नहीं दूंगा। हम क्या यहाँ पर चैरिटी खोल के बैठे हैं जो आज हम आपको 1 लाख रुपए देंगे और 1 महीने बाद हम मिस्टर बी से 1 लाख ही लेंगे। हम आपको इसके बदले 98,000 दे सकते हैं। कितना? 98,000। रुको लिखता हूं यहां पर, लेना है तो ले लो। ठीक है, तो बैंक क्या कह रहा है, बैंक ये कह रहा है, बैंक देख रहा है कि 1 महीने बाद इस बिल के अगेंस्ट में 1 लाख रुपए तो भैया मिल जाएंगे, ये कागज अगर मेरे पास रहा तो मुझको बैंक मतलब बैंक सोच रहा है कि मुझको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बैंक मिस्टर ए को ये ऑफर देता है कि ठीक है 1 लाख की बिल है ना, 1 महीने बाद पैसे मिलने हैं, तो आज मैं तुमको पूरा 1 लाख क्यों दूं, आज अगर तुमको पैसे चाहिए तो ठीक है मैं तुमको 98,000 दूंगा इस बिल के बदले, अगर लेना चाहते हो तो बोलो। तो मिस्टर ए को अगर अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है तो वो 98,000 में मान जाएगा। ठीक है, तो उस केस में ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो डिस्काउंटिंग विथ बैंक, ठीक है यहां पर लिख देता हूं डिस्काउंटिंग विथ बैंक। ये तो हो गई एक बात। दूसरा क्या हो सकता है कि मान लो मिस्टर ए का ही कोई क्रेडिटर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मिस्टर ए का ही कोई क्रेडिटर है। ओके, तो मिस्टर ए क्या कर सकता है, वो ये बिल से अपने क्रेडिटर का पेमेंट भी कर सकता है, वो इस बिल से अपने क्रेडिटर का पेमेंट भी कर सकता है। मान लो यहां पर पिक्चर में एक और इंसान लेके आ जाते हैं, मान लो ये है मिस्टर डी। ठीक है, मिस्टर डी कौन है, ए का क्रेडिटर। मिस्टर डी कौन है, ए का क्रेडिटर। तो मिस्टर ए क्या कर सकता है, ये बिल जो है ये मिस्टर डी को दे सकता है और मिस्टर डी से कह सकता है कि देखो मिस्टर डी, मुझे 1 महीने बाद मिस्टर बी से 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो मुझे तुमको भी तो 1 लाख ही देने हैं, मान लो 1 लाख देने हैं, तो तुम एक काम करो ये बिल रख लो और तुम ही जाके सीधे मिस्टर ए से पैसे ले लेना, तो अपना हिसाब चुकता हो गया। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल मतलब इसमें लिखा हुआ रहता है कि या तो मिस्टर ए को पैसे देगा या मिस्टर ए जिसको ये बिल एंडोर्स कर देगा उसको पैसे देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर ए को ही पैसे मिलने तो मिस्टर ए को ही मिलेगा। अगर मिस्टर ए मान लो बिल बैंक को दे देता है, बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है, तो फिर वो पैसा जो है वो मिस्टर बी को किसको देना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा। अगर मिस्टर ए वो बिल अपने किसी क्रेडिटर को दे देता है, एंडोर्स कर देता है, ठीक है, तो फिर मिस्टर बी को पैसा किसको देना पड़ेगा, तब मिस्टर बी को इसको पैसा देना पड़ेगा। अगर मिस्टर ए बैंक को देता है तो मिस्टर बी को फिर बैंक को पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें होती हैं बिल के साथ। ठीक है, बिल एक से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ हो सकता है। ओके, जब तक उसकी फाइनल पेमेंट ना हो जाए। तो ये तो हुई बिल की बात। अब थोड़ा सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिटेल्स में देखेंगे और समझेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं। देखो,
मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो ट्रेड क्रेडिट के समय यूज होता है बिजनेस में, जहां पर किसी बंदे को किसी दूसरे बंदे से कुछ पैसे लेने होते हैं, तो यहां पर ट्रस्ट के कुछ इश्यूज हो सकते हैं। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी क्रेडिट सेल हो रही हो, ठीक है, आप लोगों के दिमाग में शायद ऐसा चल रहा होगा कि जब जब उधारी में बिक्री होगी तब तब बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर किसी कस्टमर पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो ना, आपको पता है कि ये बंदा तो मेरा पैसा मारेगा ही नहीं, ठीक है, ये बंदा तो पक्का मुझे पैसे लौटा देगा, तो उस समय आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किसी केस में अगर आपको लगता है कि नहीं, यहां पर मेरे पैसे डूबने के चांसेस हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी पैसों की जरूरत है और आप बैंक से डिस्काउंट करा के पैसे ले आना चाहते हो, कुछ आपको भी अभी पैसे चाहिए, तो आप चाहते हो कि मैं बैंक से डिस्काउंट करा के कुछ पैसे निकाल लूंगा, तो उस केस में आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हो। ओके, अब मीनिंग देखो, ध्यान से देखना, एक एक शब्द जो है यहां पर जरूरी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज है एक इंस्ट्रूमेंट, और ये राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है ना। वर्बल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वर्बली आपके मुंह से बोली हुई बात बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं हो सकती, ये राइटिंग में होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद उसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। यहां पर जो मैंने लिखा है ना, देखो यहां पर एक ऑर्डर मैंने लिखा है, पे मी ₹1,00,000 आफ्टर 1 मंथ। तो यहां पर कोई कंडीशंस इफ बट कुछ जोड़ा हुआ नहीं है, ये एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि 1 महीने बाद भाई मुझे 1,00,000 रुपए दे देना। ओके, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है कि 1 महीने बाद अगर बारिश नहीं हुई तो 1,00,000 दे देना, 1 महीने बाद अगर धूप निकली तो 1,00,000 रुपए मुझे दे देना। ऐसा कोई भी इफ्स एंड बट्स यहां लगाने से नहीं चलेगा, तब बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा ये जो ऑर्डर होता है ये अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, इसमें कोई भी कंडीशंस अटैच नहीं होने चाहिए, ठीक है। साइंड बाय द मेकर, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसने ड्रॉ किया, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसने ड्रॉ किया उसका सिग्नेचर होना चाहिए, साइंड बाय द मेकर या ड्रॉवर। ओ, तो यहां पर मैंने एक चीज लिखना भूल गया था, यहां पर जो ड्रॉवर है ना, इसको मेकर भी बोलते हैं, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया किसने है, ये चीज लिखी किसने है, कागज किसने बनाया, ये कागज मिस्टर ए ने बनाया है, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ इसका ड्रॉवर या मेकर। ओके, तो मिस्टर ए को बिल पे साइन करना पड़ेगा। डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, एक सर्टेन पर्सन ड्रॉ ही होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज में पैसे किसको देने हैं उस व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ तो पता कैसे चलेगा कि ये जो पैसे मिलने हैं वो किससे मिलने हैं। तो सर्टेन पर्सन, पर्सन का नाम जो है वो क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। ओके, टू पे ए सर्टेन सम, पैसे का जो सम है ना, अमाउंट जो है, अमाउंट जो है वो सर्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ एम्बिगुअस बातें लिखी हुई हो, जैसे कि तुम मुझे 1,00,000 रुपए के साथ कुछ फाइन्स, पेनल्टीज एक्सेट्रा ये सब अलग अलग अमाउंट्स देना, वैसा कुछ नहीं। जो भी फिगर है जिस चीज के लिए भी है, क्लियर कट बिल्कुल साफ साफ शब्दों में वो पूरा अमाउंट मेंशन होना चाहिए। 1,00,000 है तो 1,00,000, 1,00,000 के साथ अगर 5,000 इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो 1,05,000 रुपए ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। 1,00,000 प्लस इंटरेस्ट अलग से दे देना, जो भी हम लोग तय करेंगे फ्यूचर में जाके उतना इंटरेस्ट दे देना। ऐसी एम्बिगुअस बातें नहीं लिखी जा सकती। सर्टेन सम होना चाहिए, मतलब अमाउंट बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट वहां पर लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो बिल जो है ना वैलिड बिल नहीं होगा। ओके, टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन। अब ये जो बिल है ना, यहां पर एक चीज लिखी हुई थी, पे मिस्टर एक्स और टू हिज ऑर्डर, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, देखो बिल का यहां पर फॉर्मेट मैंने लेके रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर एक चीज लिखी होती है कि मुझे या मैं जिसको ऑर्डर करूं उसको पे करना। जैसे कि इस केस में देखो, अगर मिस्टर ए यहां पर, अगर मिस्टर ए तो ड्रॉर है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक बिल एक्सेप्ट करवा लिया, एक बिल ड्रॉ किया और मिस्टर बी से एक्सेप्ट करवा लिया, और मिस्टर बी को पैसे किसको देने हैं, अगर बिल मिस्टर ए के पास ही रहता है तब तो मिस्टर ए को ही पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मान लो मिस्टर ए इस बिल को एंडोर्स कर देता है मिस्टर डी के फेवर में, तो मिस्टर बी को फिर किसको पैसे देने पड़ेंगे, मिस्टर डी को देने पड़ेंगे। या अगर मिस्टर ए बैंक से बिल को डिस्काउंट करा ले रहा है तो मिस्टर बी को फाइनली बैंक को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ही जाएगा उसके पास 1 महीने बाद बिल लेके कि मेरे पैसे दो, ठीक है ना। तो जिसका भी नाम बिल में मिस्टर ए ने लिख दिया हो, जिसके भी नाम पे एंडोर्समेंट कर दी हो, उसको पेमेंट करनी पड़ जाएगी मिस्टर बी को। ओके, अब देखो ये तो हो गया, सर्टेन पर्सन को पेमेंट करना है, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है ना, उसका एक फैसिलिटी ये होता है कि बियरर को भी पेमेंट किया जा सकता है। यानी 1 महीने बाद ये जो मिस्टर बी है, जब बिल की मैच्योरिटी डेट आ जाएगी, जो भी बंदा
जो भी बंदा उस बिल को मिस्टर बी के पास लेके आएगा, मिस्टर बी को उसी को पेमेंट करना होगा, जो भी बंदा, क्योंकि ये एक बियरर डॉक्यूमेंट भी है। ठीक है, अगर किसी का नाम लिखा हुआ है तब तो अच्छा, लेकिन अगर किसी का नाम उसमें नहीं लिखा हुआ है पर कोई बंदा आता है उस बिल को अपने हाथ में लेके मिस्टर बी से पेमेंट लेने के लिए, तो मिस्टर बी को पेमेंट करनी पड़ेगी। जिसके भी पास वो बिल होगा उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं कि मिस्टर ए को ही करना पड़े। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, अब यहां पर देखो, ये है एक बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट, ध्यान से देखना। यहां पर ऑर्डर जो है वो क्या है, 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹50,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अब इसका मतलब समझो, 3 months आफ्टर डेट, मतलब ये जो डेट यहां पर बताई गई है 15 अगस्त 2016, उस दिन से 3 महीने बाद, उस दिन से 3 महीने बाद पे टू मी, मुझे पे करो, मुझे मतलब कौन, विकास। ठीक है, मुझे पे करो, या मेरे ऑर्डर मतलब मैं जिसको बोलूं पे करने के लिए, उसको पे करो कितना, सम ऑफ 50,000 रुपीज फॉर वैल्यू रिसीव। वैल्यू रिसीव मतलब तुमने मेरे से कुछ वैल्यू रिसीव किया है, उसके बदले में तुम ये पेमेंट करोगे। ओके, तो यहां पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूं। ये है 3 months आफ्टर डेट। ओके, यानी कि आज के डेट से 3 महीने बाद, तो ये है टर्म ऑफ द बिल। ये क्या है, टर्म। बिल की पीरियड क्या है, कितने दिनों के लिए ये बिल वैलिड है, या मैच्योरिटी कितने पीरियड का है, उसको बोलते हैं टर्म ऑफ द बिल। ठीक है, ये है पेई, पे टू मी और टू माई ऑर्डर, मी और माई ऑर्डर, ये है पेई, किसको पे करना है पैसा। ठीक है, या तो मुझे पे करो या मैं जिसको कहूंगा उसको पे करना। ओके, ये है सम ऑफ 50,000 रुपीज। देखो यहां पर एक ये अमाउंट कितना पे करना है, तो देखो यहां पर एक सर्टेन सम, एक फिक्स्ड अमाउंट लिखा हुआ है, यहां पर कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है, कोई भी यहां पर डाउट नहीं है कि कितना पैसा पे करना है। अगर ऐसा लिखा रहता 50,000 प्लस फाइन्स, और फाइन्स का कोई फिगर ही नहीं लिखा रहता, तो फिर ये बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं होता। ठीक है, अब यहां पर साइन किसने किया है, देखो बिल ड्राफ्ट किसने किया है, बिल का ड्रॉअर कौन है, बिल का ड्रॉअर है विकास। ठीक है, विकास ने यहां पर साइन कर दिया, मान लो ऐसे साइन कर दिया विकास। ठीक है, ऐसे साइन कर दिया, और इसने बिल किसको भेजा है, इसने बिल भेजा है निश्चय को। देखो टू निश्चय यहां पर जो लिखा हुआ है, टू निश्चय, यानी कि ये जो निश्चय है ये ड्रॉई है। ठीक है, विकास कौन है, विकास है हमारा ड्रॉअर। ओके, निश्चय ड्रॉई है। अब यहां पर निश्चय जो है स्टैंप लगाएगा, बिल में स्टैंप लगाई जाती है। ओके, यहां पर मीनिंग में शायद लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था, लेकिन स्टैंप लगाई जाती है बिल में। ओके, और यहां पर वो जो एक्सेप्टेड लिख के, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेड लिख के निश्चय को, यानी कि जो ड्रॉई है उसको साइन करना पड़ेगा। जब तक निश्चय एक्सेप्टेड लिख के बिल में साइन नहीं करेगा, ये जो मैंने आपको यहां पर दिखाया था, ये बिल में एक्सेप्टेड, ये जो मिस्टर बी ने एक्सेप्टेड लिख के साइन किया है, ये जब तक एक्सेप्टेड नहीं होगा तब तक बिल ना वैलिड नहीं होगा। आप एक कागज का टुकड़ा ले लो और उसमें लिख लो कि अमिताभ बच्चन को मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे 1 महीने बाद, फिर लिख दो शाहरुख खान को मुझे 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो क्या वो बिल का कोई वैल्यू है, नहीं। लेकिन अगर अमिताभ बच्चन जी उसमें लिख दे कि हाँ एक्सेप्ट किया मैंने, मैं दूंगा 1 लाख रुपए, तब वो बिल जो है वो वैल्यू हो जाएगा। या शाहरुख खान उसमें लिख दे कि ठीक है मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा आनंद जी को 1 महीने बाद, तो फिर वो बिल वैलिड होगा। तो एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुई और आपने अपने घर बैठे बैठे ऐसा बिल ड्राफ्ट कर लिया, तो उसका कोई वैल्यू नहीं हो, कागज का टुकड़ा है। लेकिन जैसे ही एक्सेप्टेड का सिग्नेचर हो जाएगा ड्रॉई का, उस समय ये बिल लीगली वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स मैंने आपको दिखा दिए बिल ऑफ एक्सचेंज के। पार्टीज जो है वो देख लो एक बार, ड्रॉवर है, ड्रॉई है, और एक नया नाम आप देख रहे हो पेई। अब ये क्या केस है ये भी बता देता हूं। मान लो मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया, मिस्टर बी ने बिल को एक्सेप्ट किया। ठीक है, मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया, तो मिस्टर ए क्या था, मिस्टर ए था क्रेडिटर, मिस्टर बी था डेटर। इतना तो आप समझते हो, क्रेडिटर डेटर का रिलेशनशिप समझो। अब मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहां पर बीच में एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज बना देता हूं, ये हो गया हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसको ड्रॉ किसने किया है, मिस्टर ए ने, तो मिस्टर ए क्या बन जाएगा, ड्रॉवर। ठीक है, मिस्टर बी क्या बन जाएगा, मिस्टर बी ने बिल को एक्सेप्ट किया है, तो मिस्टर बी बन जाएगा एक्सेप्टर या ड्रॉई। ठीक है, ड्रॉवर या मेकर भी बोलते हैं इसको। मिस्टर बी क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर। अगर मिस्टर बी उसको एक्सेप्ट करता है तो मिस्टर बी एक्सेप्टर बन जाएगा, इसको ड्रॉई भी बोलते हैं। ओके, ड्रॉई भी बोलते हैं।
और पेई कौन होगा? देखो जनरली नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि मिस्टर बी को पेमेंट करना रहता है मिस्टर ए को ही, तो नॉर्मल केस में पेई भी मिस्टर ए होगा, ठीक है, मिस्टर ए पेई भी हो सकता है। लेकिन अगर मिस्टर ए ने बिल किसी और को दे दिया, मान लो बैंक से डिस्काउंट करा लिया, या फिर बिल किसी और को एंडोर्स कर दिया, जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल में बताया था कि मिस्टर डी, ये कौन है? क्रेडिटर ऑफ मिस्टर ए है। ये कौन है? क्रेडिटर ऑफ मिस्टर ए। और मिस्टर ए ने क्या किया, जैसे ही मिस्टर बी ने बिल एक्सेप्ट करके मिस्टर ए को दिया ना, मिस्टर ए ने इस बिल को मिस्टर डी को दे दिया। तो उस केस में पेमेंट किसको मिलेगी? फाइनल पेमेंट, पेमेंट मिलेगी मिस्टर डी को, तो मिस्टर डी हो जाएगा पेई। तो पेई कौन है? पेई पर्सन हु रिसीव्स फाइनल पेमेंट, ठीक है। तो बिल से जिस भी बंदे को लास्ट में पेमेंट मिलेगी वो पेई होगा। अब एक चीज ध्यान देना कि पेई जो है वो ड्रॉअर भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ड्रॉअर बिल को एक्सेप्ट करा के अपने पास चुपचाप लेके बैठा रहे, मैच्योरिटी पीरियड का वेट करे 1 महीने का, 1 महीने बाद वो मिस्टर बी के पास जाए और बोले कि ला मेरे पैसे दे, ये देख बिल, तूने बिल एक्सेप्ट किया था कि पैसे देगा, ला मेरे पैसे दे। और मिस्टर बी पैसा किसको दे देगा? मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए ही फिर ड्रॉअर भी हुआ और पेई भी हुआ। लेकिन मिस्टर ए ने अगर बिल को डिस्काउंट करा लिया मान लो बैंक से, तो उस केस में 1 महीने बाद कौन जाएगा मिस्टर बी के पास? उस समय तो बैंक जाएगी मिस्टर बी के पास। तो मिस्टर बी को किसको पैसा देना होगा? बैंक को। ओके, बैंक को पैसा देना होगा। तो फिर पेई कौन होगा? बैंक। या मिस्टर ए ने मिस्टर डी को वो बिल दे दिया, तो उस केस में पेमेंट किसको मिलेगी? फाइनली मिस्टर डी को मिलेगी। मिस्टर बी किसको पेमेंट देगा? मिस्टर डी को। तो मिस्टर डी हो जाएगा पेई। यानी कि जिसको भी पेमेंट मिलती है बिल की फाइनली वो होता है पेई। अब मिस्टर डी भी चाहे तो आगे किसी मिस्टर ई को वो बिल दे सकता है। ऐसे करके अनगिनत बार बिल जो है एंडोर्स हो सकता है फाइनल पेमेंट होने से पहले। कोई लिमिट नहीं होती कि एक बिल को आप एक ही बार किसी और को दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी बार मर्जी उसको एंडोर्स करते हुए चल सकते हो, और फाइनली जिसके हाथ में रहेगा मैच्योरिटी डेट को, वो जाके मिस्टर बी से पेमेंट ले लेगा, तो वो पेई बन जाएगा। सीधा सीधा हिसाब है, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमारे 3 पार्टीज होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें जो है समझ में आ गई बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो चैप्टर का नाम एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको, क्या था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। तो आप बोलोगे सर प्रोमिसरी नोट के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं, सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज ही किए जा रहे हो इतनी देर से, हम लोग बोर हो गए सर बिल ऑफ एक्सचेंज सुन सुन के। अब थोड़ा प्रोमिसरी नोट सुनाओ। तो आओ थोड़ा सा प्रोमिसरी नोट के बारे में तुम लोगों को बताता हूं। अब देखो प्रोमिसरी नोट भी जो है ना वो सेम ही कहानी है, सेम कहानी है, ठीक है ना, बिल्कुल। मिस्टर ए हो गया, मिस्टर बी हो गया। ओके, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या किया? क्या किया? सेल किया। अरे यार रुकना जरा, कितने का सेल किया? 1 लाख का, ठीक है, सेल किया। अब मिस्टर बी वही कहानी, मिस्टर बी बोल रहा है कि पैसे नहीं है मेरे पास अभी देने को, बाद में दूंगा। तो उस केस में पहले आपने क्या देखा? पहले आपने देखा कि मिस्टर ए एक कागज का टुकड़ा लेता है, उस पर लिखता है, क्या लिखता है? एक ऑर्डर लिखता है, ऑर्डर मिस्टर बी के नाम पे। मिस्टर बी को लिखता है कि सुन मिस्टर बी, 1 महीने बाद मुझे 1 लाख रुपए दे देना, ठीक है। मिस्टर बी उसको एक्सेप्ट करता है कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं 1 महीने बाद आपको 1 लाख रुपए दूंगा। और फिर मिस्टर बी उसको एक्सेप्ट साइन करने के बाद मिस्टर ए के पास वापस लौटा देता है, ठीक है। अब प्रोमिसरी नोट में क्या होता है कि प्रोमिसरी नोट में जो कागज का टुकड़ा है ना, वो मिस्टर ए नहीं उठाता, वो उठाता है मिस्टर बी, और वो उसमें लिखता है, क्या लिखता है? ऑर्डर नहीं लिखता। ऑर्डर तो मिस्टर ए ने लिखा था बिल ऑफ एक्सचेंज में, मिस्टर बी उसमें एक वादा लिखता है, वादा। प्रोमिसरी नोट है ना, तो प्रॉमिस लिखेगा। प्रॉमिस क्या है? कि मिस्टर ए मैं वादा करता हूं कि मैं आपको 1 महीने बाद 1 लाख रुपए लौटाऊंगा, ठीक है। क्या लिखा मिस्टर बी ने? कि मैं वादा करता हूं मैं आपको 1 महीने बाद 1 लाख रुपए लौटाऊंगा। तो बस यही डिफरेंस है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ये जो क्रेडिटर होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, ठीक है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। और उसमें क्या लिखता है? वो ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर टू पे। वो किसको ऑर्डर कर रहा है? अपने डेटर को, जिसके भी नाम पे उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है उसको ऑर्डर कर रहा है कि तुम मुझे पैसे देना, ठीक है।
और वो जो डेटर है उसमें चुपचाप एक्सेप्टेड लिख के साइन कर देता है, बेचारा करेगा भी क्या, पैसे तो उसको देने हैं। लेकिन प्रॉमिसरी नोट के केस में उल्टा होता है, वो कागज का टुकड़ा जो है वो उठाता है डेटर और उस पर लिखता है एक वादा। यहां पर ऑर्डर नहीं लिख रहे, यहां पर क्या लिख रहे हैं, एक प्रॉमिस। और प्रॉमिस में क्या लिख रहे हैं कि मिस्टर ए, मैं 1 महीने बाद तुमको 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, तो यहां पर मिस्टर ए को एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मिस्टर ए को एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर ए थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं तुम्हारा वादा एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है तुम मुझे देना, ऐसा थोड़ी होता है। जब मैं किसी को ऑर्डर देता हूं ना, तब एक्सेप्टेंस का जो क्वेश्चन है वो आता है, तब नौबत आती है एक्सेप्टेंस की। मैंने तुमको ऑर्डर दिया, ए तुम आज होमवर्क कर लेना, तुमने बोला कि नहीं सर मैं नहीं करूंगा, मुझे तो आज घूमने जाना है बाहर। तो उस केस में देखो मैंने ऑर्डर दिया पर तुमने नहीं माना। लेकिन अगर मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं आज तुमको चॉकलेट लाके दूंगा ही, तो इसमें तुम्हारे एक्सेप्टेंस या एक्सेप्ट करने और ना करने की तो कोई बात नहीं है। तुम तो चाहते ही हो कि मैं तुमको चॉकलेट लाके दूं, तो तुम तो खुश हो जाओगे। जैसे ही मैं तुमसे वादा करूंगा तुम स्माइल करने लगोगे, उसमें तुम्हारी हामी या हामी भरने या ना भरने की तो कोई जरूरत नहीं है ना। तो प्रॉमिसरी नोट के केस में कोई एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मिस्टर बी एक कागज का टुकड़ा लेगा, ठीक है, और उसमें एक प्रॉमिस लिख देगा, वादा कर देगा, मैं हिंदी में लिख देता हूं, वादा कर देगा कि मैं आपको पैसे दूंगा, और ये कागज वो मिस्टर ए को साइन करके दे देगा। अब जब मिस्टर ए 1 महीने बाद इस कागज को लेके मिस्टर बी के पास जाएगा तो मिस्टर बी को पैसे दे देने हैं। मिस्टर ए क्या कर सकता है, उसको डिस्काउंट भी करा सकता है। मिस्टर ए क्या कर सकता है, उसको किसी को एंडोर्स भी कर सकता है। लेकिन एंडोर्समेंट जो है ना वो किसी बियरर को नहीं होगी, ठीक है ना, वो किसी बियरर को नहीं होती है। अब देखो प्रॉमिसरी नोट का मतलब देख लो एक बार, ठीक है। अच्छा पहले तुमको स्पेसिमेन दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ऐसा प्रॉमिसरी नोट जो है ऐसा दिखता है। ये स्पेसिमेन इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ है, ठीक है। पहले जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला था वो तो मैंने इंटरनेट से लेके डाला था, पर यहाँ पर ये जो स्पेसिमेन आप देख रहे हो प्रॉमिसरी नोट वाला, ये इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ है। अब देखो इसका अमाउंट कितना है, 10 लाख, ठीक है। यहाँ पर रोहन जो है, रोहन प्रॉमिस कर रहा है, क्या प्रॉमिस कर रहा है, 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे प्रिया और हिज ऑर्डर। अरे यार ये इंस्टीट्यूट वाले ना, ये हिज थोड़ी होगा, प्रिया हर होगा, हर, ठीक है चलो कोई बात नहीं। आई प्रॉमिस टू पे प्रिया और हर ऑर्डर द सम ऑफ 10 लाख ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है, टू प्रिया। इसने किसको प्रॉमिस किया, रोहन ने प्रॉमिस किया प्रिया को। रोहन वादा कर रहा है प्रिया को, हो सकता है प्यार करता हो वादा कर रहा है वो, क्या वादा कर रहा है कि 10 लाख रुपए जो है मैं आपको आज से 3 महीने बाद दे दूंगा, चुका दूंगा। और यहां पर देखो रोहन क्या करेगा, स्टैंप लगाएगा और यहां पर रोहन साइन करेगा, ऐसे रोहन अपने खून से साइन करेगा क्योंकि प्रिया को चिट्ठी भेज रहा है ना। और प्रिया जो है यहां पर वो क्या हो गई, पेई, ठीक है। तो देखो रोहन के बारे में यहां पर क्या लिखा है, मेकर। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में मेकर कौन होता था, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में मेकर होता था जो क्रेडिटर होता था, जिसको पैसे मिलने होते थे। लेकिन प्रॉमिसरी नोट के केस में मेकर कौन हो रहा है, मेकर हो रहा है डेटर, जिसको पैसे देने हैं। जिसको पैसे देने हैं भाई वही तो वादा करेगा ना कि मैं पैसे दे दूंगा, और जिसको पैसे लेने हैं वो तो ऑर्डर देगा कि तुम मुझे पैसे दो, ठीक है ना। तो यही अंतर है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन है, क्रेडिटर, जिसको ड्रॉवर या मेकर भी बोलते हैं। लेकिन प्रॉमिसरी नोट कौन लिखता है या बनाता है, वो बनाता है डेटर, जिसको पैसे देने हैं, ठीक है। तो उसको प्रॉमिसरी नोट का मेकर बोल सकते हो आप। एक और नाम क्या हो गया इसका, इसका नाम हो गया प्रॉमिसर। जो प्रॉमिस करता है वो प्रॉमिसर, और जो प्रॉमिस लेता है वो प्रॉमिसी, ठीक है। तो देखो प्रॉमिसरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है लेकिन बियरन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये किसी के भी हाथ में चला जाए उसको पैसा नहीं देगा, उसका नाम उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इस चीज को। तो देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के बीच में डिफरेंसेस क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है यहां से, तो थोड़ा देख लेना, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इधर प्रॉमिसरी नोट है। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ऑर्डर टू पे, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट क्या है, इट इज अ प्रॉमिस टू पे, ओके। तो ये तो पहली डिफरेंस हो गई। दूसरा क्या है, देयर आर जनरली 3 पार्टीज, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं, एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉवी और एक होता है पेई। मैंने आपके साथ डिस्कस किया 3 पार्टीज हो सकती हैं। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ 2 पार्टीज ही होती हैं, मेकर और पेई, ठीक है। अब पेई जो है प्रॉमिसी भी हो सकता है जिसका नाम उसमें लिखा हुआ है, या वो कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है जिसको वो प्रॉमिसरी नोट जो है वो एंडोर्स किया गया हो, ठीक है। तो 2 पार्टीज हो सकती हैं। अब बिल इज पेड बाय एक्सेप्टर, बिल पे कौन करता है, एक्सेप्टर।
यानी कि डेटर जो होता है ना, वो एक्सेप्टर होता है, वो बिल की पेमेंट करता है, भुगतान वो करता है। प्रॉमिसरी नोट इज पेड बाय द मेकर। अब देखो बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर कौन है? ड्रॉवर। पर वो तो पैसे लेता है ना, वो तो पैसे पे नहीं करता। पैसे पे कौन करता है? जो एक्सेप्ट करता है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस जो कर रहा होता है वो तो मेकर ही कर रहा होता है, तो पैसे भी उसी को पे करने होते हैं, क्योंकि डेटर ही प्रॉमिसरी नोट बनाता है, तो वो मेकर पे करता है। ओके। बिल इज ड्रॉन बाई क्रेडिटर, अ प्रॉमिसरी नोट इज मेड बाई डेटर। ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। ओके। ड्रॉअर एंड पेई may be same person in case of bill of exchange, but in promissory note maker and payee cannot be same person. ड्रॉअर एंड पेई may be same person. मैंने बोला ना कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी पे एक बिल ड्रॉ किया और मिस्टर बी को ऑर्डर किया कि तुम मुझे इतने दिनों बाद 1 लाख रुपए देना। तो 1 लाख रुपए जो देना है मिस्टर बी को, वो रिसीव तो मिस्टर ए भी कर सकता है, ठीक है ना। तो पेई और ड्रॉवर उस केस में कौन हो गया? मिस्टर ए। लेकिन मिस्टर ए क्या कर सकता है? उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा सकता है या किसी क्रेडिटर को एंडोर्स कर सकता है। तो उस केस में पेई कौन होगा? या तो बैंक होगा या क्रेडिटर होगा, ठीक है ना। तो पेई और ड्रॉवर उस केस में अलग अलग लोग हो जाएंगे। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में हो सकता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट जो है उसमें मेकर एंड पेई कभी सेम पर्सन नहीं हो सकता, वो लोग अलग ही होंगे, ठीक है। क्योंकि मेकर तो पे करता है, वो पेई कैसे हो सकता है? मेकर तो पेयर है। मेकर जो है प्रॉमिसरी नोट में वो कौन है? वो तो पेयर है। पेयर मतलब जो पे करता है, इसको आप पेयर भी बोल सकते हैं। और पेई कौन होता है? जो अमाउंट रिसीव करता है, ठीक है ना। अमाउंट जो रिसीव करता है वो होता है पेई, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या सेम हो सकते हैं क्या कभी? जो बंदा अमाउंट पे कर रहा है वही बंदा अमाउंट रिसीव करे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो चीज यहां पर लिखी है। अच्छा देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। एक्सेप्टेंस यानी कि जो ड्रॉवर है उसने जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, जिसके नाम पे बिल फाड़ा है, मतलब जिसके नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है, उसको उसमें एक्सेप्टेड लिख के साइन करना पड़ता है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन एक चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अकाउंटिंग के पर्पस से अकाउंटिंग एंट्रीज बिल्कुल 100% सेम होने वाली हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। ओके। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का अकाउंटिंग बिल्कुल सेम होगा। अकाउंटेंट के नजर में दोनों एक वैलिड डेट डॉक्यूमेंट है और दोनों को एक ही तरह से अकाउंटिंग की जाती है। बस कॉन्सेप्ट में अलग है कि कौन बना रहा है, कौन उसमें क्या लिखा रहा है, ऑर्डर है कि प्रॉमिस है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिहाफ में पैसे मिलने हैं या किसी के लिए उसको पैसे चुकाने हैं, ठीक है। डेटर को पैसे चुकाने हैं, क्रेडिटर को पैसे मिलने हैं उस डॉक्यूमेंट के लिए अगेंस्ट में। तो अकाउंटिंग जो होगी वो सेम ही होगी, प्रॉमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइप्स ऑफ बिल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। आज थोड़ा सा पढ़ाने के मूड में हूं तो थोड़ा सा लंबा खींच सकता हूं आज क्लास को। तो देखो टाइप्स ऑफ बिल। बिल कितने टाइप्स के हो सकते हैं? बिल हो सकते हैं 2 टाइप्स के। एक तो होता है बिल एट साइट। बिल एट साइट, साइट मतलब दिखना, साइट मतलब क्या? नजर, ठीक है ना। तो जब भी दिखाया जाए उस समय पेमेंट करना पड़ सकता है। तो बिल एट साइट मतलब सीधा सा समझो कि ऑन डिमांड पेमेंट। क्या? ऑन डिमांड, या इसको आप ये भी बोल सकते हो प्रेजेंटमेंट, ठीक है ना। प्रेजेंटमेंट मैं बात करूंगा अभी इसके बारे में। बिल ऑफ साइट क्या होता है कि अगर मेरा ये जो बिल है, ठीक है, ये हमारा बिल का स्पेसिमेन था एक, वहां चलते हैं। ये जो मेरा बिल है, यहां पर मैं ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। यहां पर 3 मंथ्स आफ्टर जो लिखा हुआ है ना, ये 3 मंथ्स आफ्टर, इसको काट देते हैं, ठीक है। 3 मंथ्स आफ्टर डेट, इस वर्ड को काट के ऑन डिमांड अगर ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, या एट साइट ऐसा लिख देते, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं बिल आपको प्रेजेंट करूं, जब भी मैं बिल आपके सामने पेश करूं कि लो भाई बिल लो और मुझे पैसे दो, तभी आपको पैसे देने पड़ेंगे। जैसे कि चेक्स के केस में होता है। चेक आपको पता है ना, चेक के बारे में तो आप जानते होगे, अभी तक तो बीआरएस भी मैंने आपको पढ़ा दिया, तो उसमें तो चेक के बारे में आप अच्छे से जान गए होगे। चेक क्या होता है? देखो चेक भी ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट होता है। वहां पर हम लोग किसी का नाम लिख देते हैं जिसको उसके बदले में पैसे मिलने हैं, एक अमाउंट लिख देते हैं और नीचे साइन कर देते हैं, और उस बंदे को हम वो चेक दे देते हैं। अब वो चेक जो है वो बंदा कभी भी ले जा सकता है बैंक के पास, जब उसकी मर्जी तब ले जाएगा। आज ले जाने का मन आज ले जाएगा, और 3 महीने चेक की वैलिडिटी होती है। तो 3 महीने के बीच में जब भी उसकी मर्जी, वो बैंक में जैसे ही ले जाके उसको प्रेजेंट करेगा,
जैसे ही ले जाके उसको प्रेजेंट करेगा उसी समय हमारे अकाउंट से पैसे कट के उसके पास चले जाएंगे। यानी कि चेक कैसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ऑन डिमांड या एट प्रेजेंटमेंट, जब वो प्रेजेंट किया जाता है तब उसके अगेंस्ट में पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है अगर उसके फेस पे ऑन डिमांड वर्ड लिखा हुआ हो या एट साइट लिखा हुआ हो, इसका मतलब वो बिल ऑन डिमांड है। ठीक है, ऑन डिमांड बिल है, जैसे ही आप उसको प्रेजेंट करोगे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अपने इस एग्जाम्पल में ये जो मिस्टर ए और मिस्टर बी है, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बिल एक्सेप्ट करके दिया, तो अब मिस्टर ए सॉरी, जब भी मिस्टर बी के पास लेके जाएगा बिल और बोलेगा कि पैसे दे, तभी मिस्टर बी को पैसे देना पड़ेगा, अगर ऑन डिमांड बिल हुआ तो। अगर ऑन डिमांड बिल हुआ तो ओके, ये तो हो गई ऑन डिमांड बिल की बात। ठीक है, बिल आफ्टर ड्यू डेट में क्या होता है, बिल आफ्टर ड्यू डेट जो होता है उसमें क्या होता है कि यहां पर जिस डेट में बिल ड्रॉ होता है ना, उससे एक टर्म बता दी जाती है कि 2 महीने, 6 महीने, 90 दिन, इतने दिन। जनरली 90 डेज से ज़्यादा का बिल नहीं होता, मैक्सिमम 90 डेज इंडस्ट्री का प्रैक्टिस है। 90 डेज से ज़्यादा का बिल नहीं होता है। 90 डेज यानी कि आप मान लो मोटा मोटा 3 महीने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिल आफ्टर ड्यू डेट, बिल आफ्टर डेट ऐसा कहने का मतलब है कि जिस डेट को बिल ड्रॉ हुई उससे या तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 45 दिन बाद एक टर्म आपको बताई हुई रहेगी, उस टर्म के बाद आपको पेमेंट मिलेगी। तो यहां पर एक दो चीजें हैं, बिल आफ्टर डेट मतलब एक टर्म बिल भी इसको बोलते हैं, टर्म बिल। ठीक है ना, अ फिक्स्ड पीरियड इज अलाउड, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इज अलाउड बिफोर पेमेंट। ठीक है, बिफोर पेमेंट बोल दो या फॉर पेमेंट बोल दो, फिक्स पीरियड इज टाइम इज अलाउड फॉर पेमेंट। यानी कि ये जो स्पेसिमेन था हमारा उसमें क्या लिखा हुआ था, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, वो है बिल आफ्टर डेट। ठीक है, 3 मंथ्स आफ्टर डेट लिखा हुआ था ना, यानी कि बिल में जो डेट लिखी हुई है, फिर से आपको एक बार स्पेसिमेन दिखा देता हूं, यहां पर देख लो, ये सब मिटा देते हैं कचरा जो मैंने करके रखा है। ठीक है, ये सब सारा मिटा देते हैं। यहां पर देख लो ये क्या लिखा हुआ है, 3 मंथ्स आफ्टर डेट। आफ्टर डेट मतलब ये जो डेट यहां पर लिखी हुई है 15 अगस्त 2016, इससे 3 महीने बाद, ठीक है, हमको 50,000 रुपए जो है पे करने पड़ेंगे। किसको? जो भी इस बिल का ड्रॉअर है, जिसने एक्सेप्ट किया उसको पे करने पड़ेंगे, निश्चय को पे करना पड़ेगा 50,000 रुपए विकास को। ठीक है, तो यहां पर 3 मंथ्स आफ्टर डेट जो लिखा हुआ है, तो इस बिल का टर्म कितना हुआ, इस बिल का टर्म हुआ 3 मंथ्स। यानी कि बिल कितने दिनों बाद मैच्योर होगा, 3 मंथ्स। बिल का पीरियड कितना है ऐसा भी आप बोल सकते हो, बिल कितना पीरियड का है, 3 मंथ्स पीरियड का बिल है। ओके, तो ये हो गया टर्म बिल। अब इससे रिलेटेड एक दो बातें कर लेते हैं। ये जो टर्म बिल होता है ना, बिल आफ्टर डेट या टर्म बिल, और इसको डिमांड बिल भी बोलते हैं। ठीक है, डिमांड बिल। तो ये जो टर्म बिल होता है, इसमें जो मैच्योरिटी डेट आप कैलकुलेट करते हो ना, यहां पर मैच्योरिटी डेट जो आप कैलकुलेट करते हो, उस मैच्योरिटी डेट में आपको 3 डेज ऐड किया जाता है, 3 डेज ऑफ ग्रेस। ये नियम है। ठीक है, ये नियम है, 3 डेज ऑफ ग्रेस। 3 डेज ऑफ ग्रेस मतलब अगर मान लो बिल ड्रॉ हुआ है 15th, मान लो 15th अगस्त 2021, 15 अगस्त 2021 को बिल ड्रॉ हुआ है। ठीक है ना, ये है बिल डेट। ओके, बिल डेट अगर 15 अगस्त 2021 है, तो उस दिन से अगर 3 मंथ्स आपको बोला हुआ है, टर्म कितना है, टर्म मान लो बोला है 3 मंथ्स, तो आपको मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट करनी है? अगर आपको पूछा है कि मैच्योरिटी डेट क्या है बताओ, मैच्योरिटी डेट 1 नंबर का हो सकता है, क्वेश्चन पूछ लिया, तो उस केस में आपको कैसे निकालना है, 15 अगस्त 2021 से आप 3 महीने ऐड कर लो। तो 3 महीने ऐड करने का नियम क्या है कि जो डेट है ना 15 तारीख, वो 15 का 15 ही रहेगा। ठीक है, 3 मंथ्स में आप 28 दिन, 30 दिन, 31 दिन उस कॉन्सेप्ट में मत जाओ, 15 तारीख मतलब 15 ही रहेगा। ठीक है, अगस्त की जगह का क्या हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो 3 महीने इस दिन से कितना होगा हमारा, यहां पर लिखता हूं 15 नवंबर 2021 हो गया हमारा 3 मंथ्स के बाद का डेट। ठीक है, इसमें हमको 3 दिन ऐड करना है, 3 डेज।
और ये इसको बोलते हैं ग्रेस डेज। ये इंडस्ट्री में प्रैक्टिस है, ऐसा हमेशा ऐड किया जाता है 3 डेज। ठीक है, तो 3 डेज ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 15 के बाद 16, 17, 18, तो हमारा 18 नवंबर 2021 जो है ये हो गया हमारा मैच्योरिटी डेट। तो ऐसे कैलकुलेट करना है, ऐसे कैलकुलेट करना है। ओके, 18 नवंबर 2021। अगर आपको मान लो 90 डेज भी बोल दिया तो आप उसको 3 मंथ्स मानना। अब एक एक दिन गिनने मत लग जाना कि 90 डेज कितने दिनों बाद आएगा। अगर 15 अगस्त आपको 90 डेज बोला है तो आप 15 नवंबर 2021 उसको पकड़ के मान के चल सकते हो। वैसे क्वेश्चन पे कभी कभी मैच्योरिटी डेट भी आपको बता देगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। तो ये डेज ऑफ ग्रेस जो है ना, 3 डेज ऑफ ग्रेस, ये सिर्फ टर्म बिल के केस में होता है। ये चीज भी ध्यान रखना, ये जो 3 डेज ऑफ ग्रेस है, ठीक है, यहां पर फिक्स टाइम, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इज अलाउड फॉर पेमेंट प्लस, यहां पर लिख देता हूं, प्लस 3 डेज ग्रेस। ओके, अब ये जो 3 डेज ऑफ ग्रेस है ना, ये सिर्फ टर्म बिल के केस में अलाउ होती है। अगर डिमांड बिल हुआ, मान लो कि ऑन डिमांड है बिल हमारा, अब मैं गया आपके पास बिल के पैसे लेने के लिए, बिल लेके गया, मैंने प्रेजेंट किया बिल और डिमांड किया कि मेरे पैसे दो, तो आप बोलोगे भैया 3 डेज ऑफ ग्रेस तो है ना, 3 दिन बाद आना, 3 दिन बाद देता हूं। तो मैं बोलूंगा कि बेवकूफ बना रहे हो, डिमांड बिल में कोई 3 डेज ग्रेस नहीं होता, जो हमारा टर्म बिल होता है उसमें होता है। मेरे को बेवकूफ मत समझो, मुझे सब पता है। मैं आज आया हूं पैसे लेने, आज ही लेके जाऊंगा। तुम्हारा ऑन डिमांड बिल है, तुमको आज ही पेमेंट करना पड़ेगा, कोई 3 दिन वगैरह तुमको नहीं मिलेगा। तो डिमांड बिल जो होता है इसमें लिख लेना, नो डेज ऑफ ग्रेस इज अलाउड। ठीक है ना, तो डिमांड बिल में कोई डेज ऑफ ग्रेस नहीं होता और टर्म बिल में डेज ऑफ ग्रेस होता है। अब टर्म बिल में एक और चीज है, एक और कॉन्सेप्ट है। ये जो टर्म बिल है हमारा, इसके 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है आफ्टर डेट, ध्यान से सुनना, और एक होता है आफ्टर साइट। ठीक है, अब क्या होता है देखो, मिस्टर ए, मिस्टर बी, सेम एग्जाम्पल। ओके, मिस्टर ए कौन है, क्रेडिटर है, मिस्टर बी कौन है, डेटर है। मिस्टर ए ने एक बिल ड्रॉ किया, तो मिस्टर बी कौन है, ड्रॉवर। उसने बिल ड्रॉ किया 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2021 को बिल ड्रॉ किया। 1 जनवरी, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनते चलो। 1 जनवरी 2021 को मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया, ठीक है। उसने मिस्टर बी के पास भेजा, मिस्टर बी के पास बिल ऐसे ऐसे गया। ओके, बिल को मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया 5 जनवरी 2021 को, एक्सेप्ट डेट। ठीक है, ओके, 5 जनवरी 2021 को ड्रॉ किया। अब अगर बिल में लिखा हुआ है, बिल में लिखा हुआ है कि मान लो टर्म जो है इसका 3 मंथ्स का टर्म है हमारा, कितना टर्म है, 3 मंथ्स। अगर बिल में लिखा हुआ है 3 मंथ्स आफ्टर डेट, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, इसका मतलब ये जो बिल ड्रॉ हुई है जिस दिन, इस दिन से 3 मंथ्स हमको पकड़ना पड़ेगा। आफ्टर डेट मतलब बिल की जो डेट है, बिल के फेस में जो डेट लिखा हुआ है, उस दिन से 3 महीने हमको पकड़ना है मैच्योरिटी डेट के लिए। ठीक है, मैच्योरिटी डेट के लिए। तो ड्यू डेट क्या होगी, ड्यू डेट क्या होगी हमारी, इस दिन से, बिल का जो डेट है उससे 3 मंथ्स। ओके, अब आफ्टर साइट अगर लिखा है, मतलब यहां पर लिखा हुआ है 3 मंथ्स आफ्टर साइट, ऐसा लिखा हुआ है बिल में, 3 मंथ्स आफ्टर साइट। आफ्टर साइट मतलब, साइट मतलब देखना, साइट मतलब देखना। तो ड्रॉई ने किस दिन बिल को देखा, ड्रॉई ने किस दिन बिल को देखा, ड्रॉई ने बिल को देखा 5 तारीख को और उस दिन उसने उसको एक्सेप्ट किया। ड्रॉई ने किस दिन बिल को देखा, ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ड्रॉई ने बिल को एक्सेप्ट किया उसी दिन उसने उसको देखा। तो 5 तारीख को बिल को ड्रॉई ने देखा, 5 तारीख को उसने उसको एक्सेप्ट किया। तो 3 मंथ्स आफ्टर साइट मतलब उस केस में आपका ड्यू डेट जो होगा, ड्यू डेट जो होगा वो होगा 5/1/2021 से आपको 3 मंथ्स ऐड करना है। समझ में आ गया डिफरेंस। तो टेक्निकल टर्म है, बिल के टर्म में अगर आफ्टर डेट बिल है तो जो भी बिल के बॉडी में जो भी डेट प्रिंटेड है, जैसे कि फिर से आपको स्पेसिमेन दिखा देता हूं, फिर से स्पेसिमेन दिखा, ये देखो यहां पर देखो बिल में डेट क्या है, 15 अगस्त 2016। तो बिल की डेट है 15 अगस्त 2016 और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3 मंथ्स आफ्टर डेट। ये देखो
और बड़ा करके दिखा देता हूँ, 3 मंथ्स आफ्टर डेट। तो आफ्टर डेट लिखा हुआ है, मतलब ये जो डेट है हमारा 15 अगस्त 2016, यहां से आप 3 मंथ्स जाओगे तो आपका ड्यू डेट आएगा बिल का, उसमें फिर 3 दिन ऐड करोगे तो आपका मैच्योरिटी डेट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर डेट की जगह 3 मंथ्स आफ्टर डेट की जगह ये वर्ड होता साइट, 3 मंथ्स आफ्टर साइट, ठीक है, तो उसने एक्सेप्ट, देखो यहां तो निश्चय ने 15/8/2016 को ही एक्सेप्ट कर लिया। यहां पर देखो निश्चय ने 15/8/2016 को ही एक्सेप्ट कर लिया था बिल। ठीक है, लेकिन मान लो कि उसने 15/8 की जगह, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं, मान लो उसने 15/8 की जगह 18/8 को बिल एक्सेप्ट किया होता, 18/8 को बिल एक्सेप्ट किया होता, तो उस डेट से फिर 3 महीने, अगर आफ्टर साइट लिखा होता ना, तो इस 18/8/2016 से 3 महीने का डेट जो है वो हम लेते। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ऐसा कोई हार्ड तो नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ओके, क्योंकि बिल जो है वो ड्रॉअर से ड्रॉई तक पहुंचने में तो समय लगेगा ना, अगर ड्रॉअर ड्रॉई अलग अलग जगह रहते हो तो वहां तक पहुंचने में समय लगेगा। तो ये था आफ्टर डेट और आफ्टर साइट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि बिल की मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला डेट ऑफ बिल, ठीक है, ये हो गया मान लो 1 जनवरी 2021। दूसरा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये हो गया मान लो 5 जनवरी 2021। और तीसरा, 3 चीज चाहिए हमको, टर्म ऑफ बिल। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ बिल, या 3 मंथ्स आफ्टर डेट, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ बिल या 3 मंथ्स आफ्टर डेट, ऐसे लिखा हुआ है। ओके, तो इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी, हमको मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करना है इसकी। एक सेकंड रुकना जरा, इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी। तो मैच्योरिटी डेट जनरली कौन सा डेट होता है, ड्यू डेट जो होता है हमारा, डेट ऑफ बिल से जो हमारा टर्म जिस दिन एंड हो रहा है वो होता है ड्यू डेट। ओके, और ड्यू डेट से 3 डेज ऑफ ग्रेस आप ऐड करोगे तो आपका मैच्योरिटी डेट आ जाएगा। तो मैच्योरिटी डेट क्या होगा, ये होगा हमारा इक्वल टू ड्यू डेट प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, तो ड्यू डेट हमारा इस केस में क्या आ रहा है, ड्यू डेट हमारा आ रहा है, देखो 1 जनवरी बिल का डेट है, तो यहां पर बोला है कि 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ बिल या 3 मंथ्स आफ्टर डेट, दोनों एक ही बात है। तो 1 जनवरी से 3 महीने, तो यहां पर आपको 1 तारीख दिख रहा है ना, आप 3 महीने बाद 1 तारीख ही लेना। ठीक है, 3 महीने बाद 1 तारीख, तो देखो जनवरी का पूरा महीना, फेब्रुवरी का पूरा महीना और मार्च का पूरा महीना, 3 महीने चले गए। अब 1 तारीख कब आ रहा है, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को हमको लेना है, यहां पर 1/4/21 प्लस 3 दिन हमको चाहिए, प्लस 3 डेज, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 के बाद देखो 2 3 4, तो 4 तारीख जो है 4/4/2021, ये हो गया हमारा मैच्योरिटी डेट। ठीक है, कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर थोड़े से फिगर्स चेंज कर देते हैं, फिगर्स नहीं, कुछ फैक्ट्स चेंज कर देते हैं। 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिख देते हैं। ठीक है, या 3 मंथ्स आफ्टर साइट, ऐसा भी लिखा हो सकता है। क्या लिखा हो सकता है, 3 मंथ्स आफ्टर साइट। तो इस केस में मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट होगी, ये जो ड्यू डेट है हमारा, ये ड्यू डेट क्या होगा बताना, ये ड्यू डेट क्या होगा, 3 डेज ऑफ ग्रेस तो हमारा रह गई। ड्यू डेट हमारा क्या होगा, देखो 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बोला है, तो हमने एक्सेप्ट किस दिन किया है, 5/1/2021 को ड्रॉई ने बिल को एक्सेप्ट किया है। ओके, तो यहां से 3 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, तो 3 मंथ्स क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा 5 अप्रैल 3 मंथ्स होगा। क्या होगा, 5 अप्रैल 2021। अब वहां से और 3 दिन ग्रेस का ऐड कर दो,
तो 6, 7, 8, 8 अप्रैल हो जाएगा, 8/4/2021, ये हो गया हमारा ड्यू डेट। ओके, अब चलो इसमें थोड़ा सा और छेड़छाड़ करते हैं। यहां पर चेंज कर रहा हूं मैं 3 मंथ्स फ्रॉम डेट, 3 मंथ्स नहीं, मंथ्स को भी चेंज करूँ, फ्रॉम डेट ऑफ बिल। ठीक है, और ये 3 मंथ्स को मैंने चेंज करके लिख दिया यहाँ पर 90 डेज। तो पहले ज़रा इसको मिटा लेता हूँ, ये वाला और ये वाला। तो देखो, अगर आपको मंथ्स में नहीं बल्कि डेज में टर्म दिया हुआ है, 90 डेज है बिल का टर्म, फ्रॉम किस दिन, फ्रॉम डेट ऑफ बिल। तो डेट ऑफ बिल हमारा क्या है, 1 जनवरी 2021, और हमारा बिल का टर्म कितना है, 90 डेज, यहाँ तो 3 मंथ्स बोला नहीं। तो इस केस में अगर आप सिर्फ 3 महीने प्लेन जो है ऐसे ऐड कर दोगे तो नहीं चलेगा, आपको यहां से ऐड करने पड़ेंगे 90 डेज। तो जो भी हमारा 1 तारीख है, 1 तारीख के बाद से आप 90 दिन देखो, जो भी आपका 98th डे होता है ना, वो आपका ड्यू डेट होगा, और उसमें फिर आप 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर दो, तब आपका मैच्योरिटी डेट आ जाएगा। तो मान लो कि हमारा जैसे बिल डेट जो है, बिल डेट ये कितना है, 1 जनवरी 2021। ठीक है, अब इसमें हमको 90 डेज ऐड करना है, ऐड 90 डेज। तो ऐड 90 डेज कैसे करेंगे, देखो जनवरी में हमारा तो 1 तारीख का बिल है ही, तो बचे कितने दिन, 30 दिन। फरवरी में हमारा कितना दिन बचा, फरवरी में हमारा बचा 28 दिन। तो 30 और 28 58 डेज तो यही हो गए। तो बचा कितना, आपका 90 से 58 माइनस करो तो 32 डेज बचे। उसके बाद मार्च में हमारा हो गया 31 डेज, तो 32 डेज बचे थे, 31 हो गया, तो अप्रैल का 1 दिन लेना पड़ेगा, अप्रैल का 1। तो ये जो हमारा 1 अप्रैल आ रहा है ना, 1 अप्रैल डेट आ रहा है 1/4/2021, ये हमारा होगा मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मैच्योरिटी डेट उस केस में, डेज के केस में ये होगी। और अगर यहां पर आपको फ्रॉम डेट ऑफ बिल की जगह फ्रॉम डेट ऑफ साइट बोल देगा, या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिख देता हूं, अगर ऐसा बोल दिया तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस के डेट से 90 दिन जाना पड़ेगा, बस सिंपल। तो एक्सेप्टेंस के डेट से 90 दिन जाएंगे और 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे। तो मैंने यहां पर 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं किया, सॉरी, ये मैच्योरिटी डेट नहीं है, ये हमारी हो गई ड्यू डेट, ये हो गई ड्यू डेट, और इसमें 3 डेज ऐड कर दो आप, तो ये क्या आ जाता है हमारा, 4/4/2021, ये हो जाएगा हमारा मैच्योरिटी डेट। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज, छोटी सी चीज है, छोटा सा टेक्निकल है, वो मैं आपको जरा बता देता हूं। मान लो कि बिल का डेट जो था वो था, ध्यान से देखना थोड़ा, हाँ, 1 जनवरी, सॉरी 1 जनवरी नहीं, गड़बड़ कर दी मैंने, 31 जनवरी 2021 को बिल ड्रॉ हुआ। ठीक है ना, बिल किस तारीख को ड्रॉ हुआ, 31 जनवरी, और बोल दिया टर्म, बोल दिया है 3 मंथ्स। ठीक है, तो टर्म जो 3 मंथ्स बोला है, अब देखो यहां पर 31 जनवरी से 3 मंथ्स होता है, हिसाब से अगर आप लगाओगे तो 31 अप्रैल होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला कि डेट को वही रहने देना, डेट को वही रहने देना, सिर्फ मंथ में 3 ऐड कर देना अगर मंथ्स में बोला हुआ है। तो यहां पर 1 में आप अगर 3 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 31/4/21। लेकिन अप्रैल महीने में तो 31 दिन होते नहीं है, कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो उस केस में आप क्या करना, अप्रैल में 30 अप्रैल ही ले लेना। ठीक है, ये किस केस में पॉसिबल होगा, ये 31वां जो महीना होता है ना, उसी केस में पॉसिबल होगा। या अगर मान लो कि 31 जनवरी को आपने बिल ड्रॉ किया और आपने टर्म दे दिया सिर्फ 1 महीने का, 1 महीने का, तो 1 महीने का टर्म मतलब फरवरी में बिल एंड होना चाहिए, जनवरी के एंड से फरवरी का एंड, फरवरी महीने का एंड कब हो रहा है, 1 महीना मतलब 1 कैलेंडर मंथ। तो फरवरी का 31 तारीख को बिल एंड होना चाहिए, लेकिन फरवरी में तो भैया 31 तारीख होता ही नहीं है, फरवरी में तो 28 तारीख नॉर्मल होता है और लीप ईयर में 29 होता है। तो अगर लीप ईयर है तो आपका जो ड्यू डेट होगा वो 29/2/2021 होगा। अगर लीप ईयर नहीं है तो ये डेट 28 हो जाएगा। इसमें फिर 3 डेज आपको ऐड करना पड़ेगा, तो उससे मैच्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट था, टेक्निकल पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है, ये हमारा मैच्योरिटी डेट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से कैसे होगा, यहाँ लिख ही देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं। तो 5 तारीख से 90 दिन हमारा क्या आया था, 5 अप्रैल, 5/4/2021 प्लस 3 डेज, ये हो जाएगा 8/4
2021। और डेट ऑफ बिल से अगर आप करेंगे, ये तो मैंने डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से बताया इस 5 तारीख से, और डेट ऑफ बिल से अगर आप करते तो आपका कितना आता, 1 तारीख से फिर ये 1 तारीख हो जाता, ठीक है ना, ये 1 तारीख हो जाता और ये 4 तारीख हो जाता। तो आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मेरा मैच्योरिटी डेट किसी हॉलीडे के दिन पड़ जाता है तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर हमारा, लिखता हूं, इफ मैच्योरिटी डेट इज अ हॉलीडे, हॉलीडे मतलब पब्लिक हॉलीडे, ठीक है। हॉलीडे मतलब क्या हुआ, पब्लिक हॉलीडे, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में दिया हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो आप सीए फाउंडेशन लॉ में पढ़ ही रहे हो। इसमें एक पब्लिक हॉलीडे की लिस्ट होती है। तो जो भी दिन हमारा पब्लिक हॉलीडे होगा, अगर उस दिन हमारी मैच्योरिटी हो गई तो क्या होगा। और एक बात बता देता हूं कि संडे जो होता है ना, संडे हिसाब से एक पब्लिक हॉलीडे होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के हिसाब से। तो मान लो कि ये जो मैच्योरिटी डेट आपने कैलकुलेट किया है, ये जो 4/4/2021, ये हो गया संडे। अब क्या करेंगे, देखो पब्लिक हॉलीडे या हॉलीडे में भी ना 2 कैटेगरीज हो सकते हैं, 2 कैटेगरीज हो सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया नॉर्मल पब्लिक हॉलीडे, नॉर्मल पब्लिक हॉलीडे, ठीक है। और एक हो गया इमरजेंसी पब्लिक हॉलीडे। अब सर ये क्या होती है, देखो नॉर्मल पब्लिक हॉलीडे क्या है, नॉर्मल पब्लिक हॉलीडे वो हॉलीडे है जो आपको पहले से पता है। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल हो गया 15 अगस्त अपना इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी अपना रिपब्लिक डे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ऐसे करके काफी सारे दिन है जिस दिन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बंद होते हैं, जो कि एनआई एक्ट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में एक हॉलीडे है। या संडेज, ठीक है। ये नॉर्मल पब्लिक हॉलीडेज है, इनके बारे में सबको पता होता है कि ये दिन जो है एक हॉलीडे पड़ेगा। तो इस केस में हमारा जो ड्यू डेट, हमारा जो मैच्योरिटी डेट है ना, वो क्या होगा, एक दिन पहले, ठीक है ना, 1 डे प्रिसीडिंग। तो मैच्योरिटी डेट क्या होगा, 1 डे प्रिसीडिंग द पब्लिक हॉलीडे। मगर मतलब अगर आपकी कोई बिल जो है वो 2 अक्टूबर को मैच्योरिटी डेट पड़ रहा है उसका, किसी कारणवश आपने ऐसे बिल ड्रॉ किया और ऐसी उसकी टर्म थी कि कैलकुलेशन करके आप देख रहे हो कि गांधी जयंती के दिन जो है आपका क्या कहते हैं उसको, मैच्योरिटी डेट पड़ रहा है, तो उस केस में आपको उस बिल को पेमेंट जो है उसकी ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट एक दिन आगे बढ़ा देनी होगी। आगे मतलब पहले, तो उस केस में 1 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है ना, 1 अक्टूबर, एक दिन कम मिलेगा आपको। ओके, अगर मैच्योरिटी डेट किसी संडे को पड़ जा रहा है तो उस भी केस में भी एक दिन कम मिलेगा आपको। ओके, लेकिन अगर आपका इमरजेंसी पब्लिक हॉलीडे पड़ जाता है, इमरजेंसी पब्लिक हॉलीडे मतलब मान लो कि अचानक से किसी नेता की डेथ हो गई, किसी मंत्री की डेथ हो गई, तो शोक मनाने के लिए सरकार ने इमरजेंसी छुट्टी घोषणा कर दी कि इस बड़ी हस्ती के डेथ के कारण, निधन के कारण हम इस दिन को छुट्टी मनाएंगे, ठीक है ना, छुट्टी ऑब्जर्व करेंगे, शोक दिवस मनाएंगे। तो इस हॉलीडे के बारे में तो हमको पहले से पता नहीं होता है कि इस तारीख को ये जो दिन होगा हमारा मैच्योरिटी का, ये एक हॉलीडे हो जाएगा फ्यूचर में, इसके बारे में तो किसी को पता नहीं चलता। ये तो आपातकालीन स्थिति में, ये तो इमरजेंसी स्टेट में एक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है। तो उस केस में आपको मैच्योरिटी डेट जो है उसमें एक दिन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो होगा सक्सीडिंग डे, सक्सीडिंग डे विच इज नॉट अ पब्लिक हॉलीडे। अब बात समझो, क्या हो रहा है कि मान लो आपका बिल जो है वो मैच्योर होने वाला था 14 अगस्त को, बिल क्या है, मैच्योर होने वाला था 14 अगस्त को, ठीक है। तो 14 अगस्त को अचानक से किसी कारणवश इमरजेंसी पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया, तो हिसाब से तो आपको उसको एक दिन बाद शिफ्ट करना है,
इमरजेंसी पब्लिक हॉलीडे के केस में एक दिन बाद शिफ्ट करना है, लेकिन एक दिन बाद क्या हो रहा है, 15 अगस्त हो रहा है, वो तो इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, 15 अगस्त हो रहा है, वो तो इंडिपेंडेंस डे है, तो एक दिन और बढ़ जाएगा। उस केस में क्या होगा, 16 अगस्त हो जाएगा, ठीक है। अगर 16 अगस्त संडे पड़ जा रहा है, मान लो 14 अगस्त जो है वो फ्राइडे था, ओके, 14 अगस्त का दिन इमरजेंसी पब्लिक हॉलीडे हो गया, तो आपने उसको एक दिन आगे बढ़ाना था, तो वो पड़ गया 15 अगस्त, तो 15 अगस्त पड़ गया आपका ऐसे ही पब्लिक हॉलीडे है। उसके बाद 16 अगस्त बढ़ाना था, तो 16 अगस्त हो गया संडे, ठीक है, तो फिर वो 17 अगस्त चला जाएगा, तो ऐसे आगे बढ़ेगा। लेकिन जो हमारा नॉर्मल पब्लिक हॉलीडे है उसके केस में एक दिन पहले होगा, एक दिन पहले होगा, ठीक है, एक दिन पहले। तो यही बात मुझे आपको बतानी थी, एक दिन पहले होगा, तो ये चीज भी हमारी हो गई। तो आज का डिस्कशन जो है ना उसको यहीं पर खत्म करते हैं। अगले दिन जो है डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, जर्नल एंट्रीज वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।